पेश खिदमत है कहानी पुरस्रार खजाना का चौथा और आखिरी हिस्सा। कामयाबी और नाकामी खुदा की तरफ से होती है। दौलत का खुमार ऐसा होता है कि इंसान इसमें जैसे खो सा जाता है। जिस तरह ताकत, इख्तियार और हुकूमत करने का नशा होता है, इससे कहीं बढ़कर दौलत का नशा होता है। गुर्बत की जिंदगी में भी हमेशा यही कहती थी कि इंसान को दौलत पर इतराना नहीं चाहिए, मगर जिसके पास दौलत आ जाती है फिर ये नशा खुद ब खुद उसके जहन में समा जाता है। इसका बात का अंदाजा मुझे काफी देर के बाद हुआ, जिस वक्त दौलत मेरे हाथ में आई। रोमाना मेरी नजर में दुनिया की बेवकूफ तरीन लड़की थी, जिसने इतनी ढेर सारी दौलत को ठोकर मारकर गरीब नादिर से रिश्ता जोड़ लिया था। सेठ इकराम की मुझसे मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी बेवकूफ बेटी के बारे में मुझे बताया और कहने लगे, मैं उसे दोबारा कभी अपने घर में जगह नहीं दूंगा। मैंने उसे सोने का नवाला खिलाया, मगर उसने बदले में मुझे क्या दिया? जिल्लत, महज रुसवाई। मैंने सेठ इकराम की हाँ में हाँ मिलाई। सेठ इकराम की बीवी काफी अरसा पहले फौत हो चुकी थी। रोमाना अकेली बेटी थी और मेरे ख्याल से बिगड़ी हुई खुदसर थी, मगर वो ऐसी तब्दील हुई कि मैं देखती रह गई। इतनी पुर आसाइश पुरतयुश जिंदगी गुजारने के बावजूद उसने गुर्बत का इंतखाब कर लिया था। बहरहाल मुझे उससे कोई गर्ज नहीं थी। मैं अपनी दुनिया में मगन हो गई। माहों साल गुजरते रहे, मेरी दौलत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। अम्मा बेचारी काफी बूढ़ी और लाचार हो गई थी, मगर पुर आसाइश जिंदगी की वजह से बहुत खुश थी। मगर उन्हें आज भी अपना माजी नहीं भूलता था। गुर्बत की जो जिंदगी उन्होंने गुजारी थी वो उन्हें आज भी याद थी। भाई की शादी का मसला दरपेश हुआ तो माँ ने मुझसे कहा कि कोई शरीफ लड़की ढूंढकर शादी कर दी जाए। मैंने कहा, माँ, खाली शरीफ होना जरूरी नहीं, हम उसकी शादी किसी दौलतमंद और अमीर कबीर लड़की से करेंगे जो हमारे और उसके मेहार के मुताबिक हो। भाई भी इसी बात पर मुत्तफिक था। इतनी दौलत आने के बाद उसका भी दिमाग मेरी तरह खराब हो चुका था। अपने भाई के लिए हमने नौशीन का इंतखाब किया, जो कि एक रिटायर्ड सिविल जज की बेटी थी। उनकी कोठी कई कनाल पर मुहित थी और दौलत का कोई हिसाब किताब नहीं था। नौशीन के 2 भाई और एक बहन और थी। नौशीन नहायत नखरेली और नक चढ़ी लड़की थी और यही बात हमें भली लगती थी। नौशीन के वालिदैन भी हमारी दौलत से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने मेरे भाई को पसंद कर लिया और फिर चट मंगनी पट ब्याह हो गया। नौशीन के मुतालिक हमारे तमाम ख्यालात गलत साबित हुए। उसके बाप ने जो कुछ जहेज में दिया वो एक एक चीज लॉक में रखती, गाड़ी तक को वो अपनी हाथ नहीं लगाने देती थी। उसे माँ बाप के घर आने जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं थी और वो माँ और मुझे बिल्कुल खातिर में नहीं लाती थी। भाई भी आहिस्ता आहिस्ता उसके रंग में रंगा जा रहा था। 1-2 बार मैंने भाई से समझाने को कहा तो भाई ने आगे से मुझे रोक दिया, कहने लगा, अरे भाई, नौशीन अमीर माँ बाप की लड़की है, अगर हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे या जोर जबरदस्ती करेंगे तो बिगड़ जाएगी। मैं समझी शायद भाई दुरुस्त कह रहा है। हमने कुछ अरसा सब्र किया, इंतजार किया, मगर बाद में मालूम हुआ कि भाई तो पूरे का पूरा उसके रंग में रंगा जा चुका था। भाई ने हमारी हर बात से इख्तलाफ करना शुरू कर दिया और बिलाखिर नौशीन ने मेरे भाई को अलग घर लेने पर मजबूर कर दिया। भाई मेरी फैक्ट्री में तमाम मामलात संभाल रहा था। वो क्या करता था क्या नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं था, मगर यह मालूम था कि वो फैक्ट्री से पूरा फायदा हासिल कर रहा था, इसलिए उसे दूसरी कोठी खरीदने में कोई दिक्कत पेश ना आई। पता तो उस दिन चला जिस दिन उसने सामान उठाना शुरू कर दिया। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, भाई, तुम किससे अलग हो गए? घर में है ही कौन मेरे और माँ के सिवा? कहने लगा, तुम ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो मेरे लिए। तुम्हारी वजह से ही मेरी बीवी यहां नहीं रहना चाहती, इसलिए हम अलग घर ले रहे हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं जो कुछ करती रही थी वो गलत था, मगर अभी भी मेरे दिमाग पर दौलत का नशा पूरी तौर पर हावी था। भाई अपनी लाडली बीवी नौशीन को लेकर अलग हो गया। माँ बेचारी बहुत परेशान हुई, बहुत रोई पीटी, मगर भाई ने एक ना सुनी। उसके जाने के बाद हमारा घर बहुत वीरान हो गया। अम्मा बेटे के गम में रोती रहती, मगर मैंने भी गुस्से में आकर भाई को अपने दिल से निकाल फेंका था। कुछ वक्त गुजरा तो माँ ने मुझ पर शादी के लिए दबाव डाल दिया। मैंने शादी के लिए भी कभी सोचा नहीं था। मेरी उम्र भी ज्यादा होती जा रही थी। मैं 35 के पेटे में पड़ चुकी थी। अम्मा ने मुझे समझाया, बेटी, लड़कियों की शादी की एक उम्र होती है, अगर वो उम्र गुजर जाए तो फिर कुछ हाथ नहीं रहता। लड़की की शादी की सही उम्र ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक होती है। उसके बाद उसकी उम्र ढलना शुरू हो जाती है, उस पर वो जोबन नहीं रहता, वो बात नहीं रहती। तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसके बावजूद दौलतमंद होने की वजह से कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा। बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। अगर लड़की 25 साल तक ब्याही जाए तो फिर अल्लाह ताला उसको औलाद भी अता करता है।
अगर उससे ज्यादा उम्र हो जाए तो फिर लड़कियों में नित नए मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अम्मा की बात दुरुस्त थी। अम्मा मुझे दिन रात समझाती, बेटा तुम्हारी उम्र ज्यादा होती जा रही है, खुदा के लिए शादी कर लो। मैं हंसकर कहती, माँ मुझसे कौन शादी करने से इनकार करेगा, मैं दौलतमंद हूँ माँ, अमीर हूँ, फैक्ट्री की मालिक हूँ, जिस वक्त चाहे शादी कर सकती हूँ। मगर अम्मा रोती रहती और कहती, बेटा तू मेरी बात नहीं समझ रही, एक दिन आएगा जिस दिन तू मेरी बात पर पछताएगी। बेटा याद रखना, औरत मर्द से पहले जवान होती है और इसी तरह उस पर बुढ़ापा भी वक्त से पहले ही आना शुरू हो जाता है। मर्द चाहे जितने साल का भी हो जाए उस पर बुढ़ापा वारिद नहीं होता, क्योंकि खुदा ने उसकी काठी ही ऐसी बनाई है। मगर औरत के साथ कुछ और मसाइल हैं जिसकी वजह से उसकी जवानी का वक्त बड़ा थोड़ा होता है। इसलिए खुदा का वास्ता है मेरी बात मान ले। तो इस वक्त भी उम्र के उस हिस्से में जिसे हम शादी के काबिल नहीं बल्कि शादी से ज्यादा गुजर गई उम्र समझते हैं। हमारे वक्त में तो लड़कियां 15, 16 से 18 साल तक में शादीशुदा हो जाती थी। अम्मा की बात दुरुस्त थी, मगर मैं अपनी दौलत के नशे में गुम थी, मगन थी। मुझे इस बात का इल्म था कि मुझसे कोई भी किसी भी वक्त शादी कर सकता है, किसी की क्या जुर्रत जो इनकार करे। मगर मेरे ख्यालात भी मेरी तरह घटिया हो चुके थे। उन्हीं दिनों हमें फैक्ट्री के स्टोर के लिए एक रात के चौकीदार की जरूरत महसूस हुई। हमारे 2 चौकीदार थे, एक बीमार हो गया तो उसकी जगह नया चौकीदार भर्ती करना था और मैं मुख्तलिफ लोगों से मिल रही थी। कोई फौज का रिटायर्ड था तो कोई सिविल। दरख्वास्त गुजारों से मिलते हुए जब मैंने चौथे आदमी को अंदर बुलवाया तो मैं हैरत से उछल पड़ी। रुस्तम खान मेरे सामने खड़ा था। वो भी मुझे देखकर हैरान रह गया। बीबी आप? अरे रुस्तम खान तुम बैठो। मैंने उसे बैठने को कहा। कहो कैसे हो? जी बीबी ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूं। तुमने स्कूल छोड़ दिया? जी बीबी वो तो 3 माह पहले ही छोड़ दिया था। मेरी नौकरी कौन सा कोई सरकारी थी बीबी जी। स्कूल अब साथ वाले गांव में मुंतकिल हो चुका है। ये इमारत अब ढाने का काम शुरू होने वाला है। गवर्नमेंट इस अराजी को ठेके पर दे रही है। अब वहां शिकार पर पाबंदी है। ओह अच्छा, मैं हैरान हुई और अचानक मेरे जहन में रमेश साहूकार आ गया और साथ ही उसकी बात भी याद आ गई कि इस इमारत को अब गिरा दिया जाएगा। अच्छा ये बताओ रुस्तम खान तुम यहां कैसे आए? बीबी मैं नौकरी के लिए आया हूं। अच्छा मगर आप यहां कैसे? वो दफ्तर का बगौर जायजा लेते हुए बोला, ये फैक्ट्री मेरी है। मैंने मुस्कुराकर कहा तो वह हैरत से मुझे देखने लगा। और इसीलिए आपने नौकरी छोड़ दी थी बीवी? मैं कुछ शर्मिंदा सी होकर बोली, हाँ रुस्तम खान, नौकरी तो मैं शौक के लिए कर रही थी, वरना मुझे नौकरी की क्या जरूरत। मेरे सफेद झूठ ने रुस्तम खान को और मरूब कर दिया। अच्छा रुस्तम खान तुम ये बताओ, तुम यहाँ अकेले रहोगे या बाल बच्चा? जी बीबी मैं अकेला रहूंगा। अच्छा तो फिर तुम यहाँ नहीं मेरी कोठी पर चौकीदारी करोगे? मेरे पास एक ही आदमी है जो माली भी है और बावर्ची भी। तुम बस चौकीदारी करोगे और रिहाइश मैं दूंगी। मैंने एहसान जतलाते हुए कहा तो वो बहुत खुश हुआ। जी बीबी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जरूरतमंद भी हूँ और आपका एहसानमंद भी। मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया, जैसे मैंने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो। और उसको मैंने अपनी कोठी पर भेज दिया। उसे मुकम्मल पता समझाया और साथ ही अपनी वालदा को पैगाम भेजा कि ये मेरा अपना एतमाद का आदमी है। मैं शाम को आकर आपको बाकी तफसीलात बताऊंगी। रुस्तम खान कोठी की देखभाल में मसरूफ हो गया। मैं ज़ाती तौर पर खुश थी। घर के लिए एक एतमाद का बंदा और मिल गया था। फैक्ट्री के लिए भी मैंने एक मुलाजिम रख लिया। जब मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती तो रुस्तम खान को अपने पास बुला लेती और उससे बातें शुरू हो जाती। वो एहतराम के तौर पर मेरे सामने फर्श पर बैठ जाता और मैंने इतनी कमीनगी दिखाई कि कभी मैंने उसे अपने साथ सोफे पर बैठने को, अपने बराबर बैठने को कभी नहीं कहा। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था और दूसरा उसने कई बार बड़ी परेशानी के आलम में मेरा साथ दिया था, मगर फिर भी उसे मैं नौकर की जगह पर ही रखती थी। यही नेकी काफ़ी थी कि मैंने उसे अपने पास मुलाजिम रख लिया था। उस दिन भी जोरों की बारिश हो रही थी। रुस्तम खान को मैंने अंदर कमरे में बुला लिया। हॉल में हीटर लगाकर मैं उसके सामने बैठ गई और वो पुरानी बातें करने लगा। मैंने उससे स्कूल के हालात पूछे तो उसने बताया कि नुसरत साहिबा अब भी उसी स्कूल में मुलाजमत कर रही हैं। अब उनके साथ कुछ और भी टीचर्स शामिल हैं, क्योंकि अब स्कूल में बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। साथ के कुछ गांव के लोग भी उसमें बच्चे भेज रहे हैं। उसने बताया कि गवर्नमेंट ने अपने चौकीदार भर्ती कर लिए हैं, जिसकी वजह से वहां से हमें निकाल दिया गया है। रुस्तम खान, रेस्ट हाउस की बिल्डिंग कब गिराई जा रही है? मैंने तजस्सुस से पूछा। बीबी मालूम नहीं, मगर उसे खाली करवाया जा चुका है, क्योंकि उसकी इमारत इतनी खस्ता हाल हो चुकी है कि किसी भी वक्त गिर सकती है। अच्छा, मैंने हैरत से कहा। अच्छा ये बताओ रुस्तम खान, उस रेस्ट हाउस की क्या तारीख है? बीबी मैंने आपको बताया है कि मुझे मेरे वालिद साहब ने उस इमारत के बारे में बताया था कि वो अंग्रेज़ों के कब्जे में थी, जहां पर अंग्रेज़ नवाब आकर ठहरते थे।
शिकार खेलते और अपने साथ कई परिंदे ले आते जो दिन रात उनकी खिदमत में मसरूफ रहते। वैसे मैं बीबी एक बात आपको बताऊं, ये इमारत है बड़ी खौफनाक। मैंने वहां कई बार किसी को चलते हुए देखा है और कई बार कदमों की आहटें सुनी है। उसकी बात सुनकर मैं एकदम सीधी हो गई। किसको चलते हुए देखा है तुमने? बस बीबी जी, मुझे ये तो नहीं पता कि वो कौन था, मगर मैंने वहां कई बार किसी इंसान की रूह को भटकते हुए देखा है। मैंने कुछ और बड़े बूढ़ों से सुना था कि यह हवेली कत्लगाह थी जिसमें एक राजा राज किया करता था। जब वो अमीर और दौलतमंद था, उसका काम ही गरीबों की दौलत लूटना और जमा करना था। उसके जुल्म और सितम से आसपास के लोग बहुत तंग थे। उसने कई 100 लोगों को मौत के घाट उतारा और उनका मालो असबाब लूटा। बज़ाहिर देखने में वो राजा था, मगर रात की अंधेरी रातों में वो लोगों को लूटता और दिन के वक्त अपनी नेकनामी का ढंढोरा पीटता। बड़े बूढ़े बताते हैं कि उसके लालच का ऐसा अंजाम हुआ कि जब अंग्रेज काबिज हुए तो उसके पूरे खानदान को एक एक करके कत्ल कर दिया गया और उसकी आबाई हवेली को रेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया। मैं नहीं जानता कि यह कहानी कहाँ तक दुरुस्त है, मगर मैंने तो गांव के बड़े बूढ़ों से यही कहानी सुनी थी। रेस्ट हाउस तो ये अंग्रेजों के दौर में बना था। उससे पहले यहाँ पर जो बातें हो चुकी हैं उनको सुनकर इंसान की रूह भी कांप जाती है। और फिर भी बीबी, आप तो जानती हैं कि अंग्रेज ने भी आकर यहाँ बहुत जुल्म किए हैं। उसने हिंदुस्तानियों पर बहुत जुल्म ढाए हैं। आपने एक बात नोट की होगी कि वहाँ पर गाँव भी बहुत छोटे छोटे हैं और आबादी भी बहुत कम है। उसकी यही वजह है कि उस वक्त लोगों ने उस राजा के जुल्म से तंग आकर वो इलाका छोड़ दिया था। पुराने ज़माने में वैसे भी आबादियाँ कम हुआ करती थी, मगर वहाँ से लोगों के नकले मकानी करने की ये वजह भी थी कि उस राजा ने कई लोगों को परेशान कर रखा था। लोगों की नौजवान लड़कियां उठा लिया करता, उनका मालो असबाब लूटता, इज्जतें पामाल करता। लोग बताते हैं कि उसने अपना तमाम मालो असबाब उसी हवेली में कहीं छुपा रखा था, जिसे बाद में बहुत से लोगों ने ढूंढने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सके। कई जगह पर रेस्ट हाउस के अंदर खुदाई करवाई गई मगर कुछ भी नहीं मिला। वैसे इस बार जो टीम सर्वे करने आई थी उनमें से एक नौजवान इंजीनियर भी था जिसने हमें यह बताया कि हुकूमत को यकीन है कि आज भी उसके अंदर कुछ ना कुछ छुपा है और जब इस इमारत को गिराया जाएगा तो ज़रूर उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेगी। मगर उसको गिराने की सिर्फ यही वजह नहीं, असल वजह यह है कि वो हवेली या रेस्ट हाउस काफ़ी इलाके पर फैला हुआ है। उसने बहुत सी ज़मीन घेर रखी है और अब उसकी बिल्डिंग इतनी खस्ताहाल हो चुकी है कि वो किसी भी वक्त खुद गिर सकती है। इसलिए वहाँ पर से स्कूल को हटा लिया गया है। अब हुकूमत का इरादा है कि उस जगह को साफ सुथरा करा के सरकारी ज़मीन को लोगों को अलाट कर दिया जाए ताकि खेती बाड़ी के काम आ सके। रुस्तम खान की बात सुनकर मैं हैरान हुई और दिल ही दिल में हंसने लगी। वहाँ पर जो कुछ था वो तो मुझे निकाल कर रमेश साहूकार दे चुका था। अब हुकूमत अगर उसे खंगाल भी ले तो वहाँ उसे क्या मिलेगा? रुस्तम खान की मालूमात बड़ी जानदार थी। वो जालिम राजा ही शायद रमेश साहूकार का दादा या परदादा था। एक दिन मैं ऑफिस में मसरूफ थी कि रुस्तम खान परेशान दफ्तर में दौड़ा आया और उसने जो इतला दी वो मेरे लिए रूह फरसा थी। मेरी माँ को फालिज का शदीद अटैक हुआ था। मैं परेशान सी घर को दौड़ पड़ी। अम्मी को फालिज का शदीद अटैक हुआ था। मैं तो जैसे बेदम सी हो गई। अम्मी को फौरन हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया गया और वहीं उनको फालिज की हालत में दिल का शदीद दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। मेरी तो जैसे दुनिया ही लुट गई। मैं रो रो कर बेहाल थी। एकदम ही मैं लावारिस सी हो गई, जैसे दुनिया में मेरा कोई ना हो। बेहिस भाई को पता चला तो वो रिवायती आंसू बहाता हुआ आया। थोड़ी देर वहीं रहा, फिर जनाजे पर आने का कहकर चला गया। मुझे बहुत दुख हुआ मगर मैं कुछ नहीं बोली। मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। अब तो खाली घर काट खाने को दौड़ता। इतनी दौलत भी मेरी तन्हाई को दूर न कर सकी। रुस्तम खान ने मुझे बहुत हौसला दिया। वो बेचारा गरीब था मगर बहुत हमदर्द। अब तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, किसके लिए इतना पैसा कमा रही हूं। अब तो माँ की बातें याद आती तो दिल खून के आंसू रोता। हम बड़ों की बातें बाज़ औक़ात नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर बड़ों की बातें इतनी फ़ायदेमंद होती हैं कि इंसान बाज़ औक़ात तन्हाई में खून के आंसू रोता है, अपनी नालायकी पर पछताता है। यही कुछ हाल मेरा भी था। इसी गम में मैंने फैक्ट्री की तरफ तवज्जो देनी कम कर दी। फैक्ट्री मुलाजमीन पर छोड़ दी, जिसकी वजह से फैक्ट्री दिन ब दिन घाटे में जाने लगी। नुकसान होने की वजह से जमा पूंजी खर्च होने लगी। मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मैं 1 महीना घर में पड़ी रोती रही। माँ के मरने के बाद एहसास हुआ कि दुनिया कितनी वीरान लगती है जब माँ बाप ना रहें। एक दिन रोमाना मेरे पास अफसोस के लिए आई। वो नादिर के साथ आई थी। दोनों बहुत खुश थे और अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन लग रहे थे। न जाने क्यों मुझे उन्हें साथ देखकर जलन सी महसूस होने लगी। उसने बताया कि वो किसी मकामी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। दोनों ने एक फ्लैट किराए पर ले रखा था और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। कम वसाइल होने के बावजूद उनकी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी।
उसने मुझे बताया कि देखो, हमारे पास दौलत नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं। जिंदगी में दौलत ही सब कुछ नहीं होती। उस दिन मेरे पास फैक्ट्री के 2 मुलाजमीन आए। उनमें मेरा एक सेक्रेटरी निसार और एक वर्कर थे। उन्होंने मुझे समझाया कि मैडम, इस तरह फैक्ट्री बिल्कुल तबाह हो जाएगी। हम काम संभाल रहे हैं, मगर आपका आना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी फैक्ट्री की तरफ तवज्जो दें। उनकी बात दुरुस्त थी। मैंने अगले दिन से फैक्ट्री के मामलात देखने शुरू कर दिए। मैं बहुत खामोश हो गई। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, मगर दुनियादारी निभाना ज़रूरी था। फैक्ट्री दिन ब दिन घाटे में जा रही थी और मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो ट्रेंड्स फॉलो कर सके और ऐसी प्रोडक्ट्स तैयार की जा सकें जिससे फैक्ट्री दोबारा अरूज पकड़ सके। निसार ने मुझे एक आदमी का बताया जिसके पास इंटरनेशनल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की डिग्रियां थी। उसे पहले से एक फैक्ट्री ने हायर कर रखा था, मगर उसे लालच देकर हम अपनी फैक्ट्री में ला सकते थे। मैंने निसार की मदद से उसे अपनी फैक्ट्री में काम करने पर राज़ी कर लिया। सिकंदर एक गैर मामूली ज़हीन इंसान था। उसको मैंने मुंह मांगी तनख्वाह पर अपने पास रख लिया। उसने चंद ही महीनों में फैक्ट्री की साख पहले से बेहतर बना दी। वो निहायत ज़हीन आदमी था। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। मैंने दिल में सोचा कि शक्लो सूरत का अच्छा है। अगर इस जैसे आदमी का साथ हो तो कारोबार की भी फिक्र नहीं होगी और मेरा तन्हाई का मसला भी हल हो जाएगा। मैं दिल ही दिल में उसकी मर्दाना वजाहत से मुतासिर भी थी, मगर वो मुझे शायद इस काबिल नहीं समझता था। वो अपने काम से काम रखने वाला रिजर्व आदमी था, मगर मैंने उससे बेतकल्लुफ होना शुरू कर दिया और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। वो मुझ में दिलचस्पी लेने लगा। उससे भी मेरी दिलचस्पी का अंदाज़ा हो चुका था। मैंने उससे उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अभी तक गैर शादीशुदा ही है। उसे अभी तक कोई पसंद का आइडियल नहीं मिला। मैंने उसे एक दिन खुली ऑफर कर दी कि अगर हम दोनों एक हो जाएं तो हमारा कारोबार भी आसमान की बुलंदियां तक पहुंच जाएगा और हम दोनों भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो मेरे साथ ज़हनी तौर पर हमआहंगी कर चुका था। मैं हर चीज़ खरीदने की इतनी आदी हो चुकी थी कि मुझे अपने कारोबार पर अपनी ज़िंदगी और अपनी साख बहाल रखने के लिए सिकंदर को हासिल करना था। मैंने अपनी तरफ से सिकंदर को भी खरीद लिया था। फिर एक शाम एक छोटी सी तकरीब में मेरा और सिकंदर का निकाह हो गया। शादी के बाद मैंने फैक्ट्री के तमाम मामलात सिकंदर के सपुर्द कर दिए और ख़ुद ज़्यादा वक्त घर पर गुजारने लगी। फैक्ट्री सिकंदर के हाथ आते ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। मुझे सिकंदर पर मुकम्मल एतमाद था, मगर फिर भी मैं हिसाब किताब फैक्ट्री का अपने हाथ में रख दी थी। सिकंदर अक्सर कहता, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? मगर मैं कहती कि नहीं, ऐसी बात नहीं। दरअसल हिसाब किताब चूंकि शुरू से मुझे अपने पास रखने की आदत है, इसलिए मैं उसे डील करूंगी। सिकंदर ने कारोबारी मामलात में मुझसे चेक्स साइन करवाने शुरू कर दिए और मैं आंखें बंद करके उसके चेक्स पर दस्तखत कर देती। मुझे मालूम नहीं था कि वो मेरे साथ क्या खेल खेल रहा था। वो मेरे साथ शुरू से सही था, इसलिए मैं यही समझती थी कि वो काबिल एतमाद है। पता तो मुझे उस दिन चला जिस दिन मेरा एक चेक वापस बैंक से आ गया जो मैंने एक वर्कर को दिया था। उस पर जब मुझे आकर बताया गया कि मेरा अकाउंट तो खाली है, मेरे होश उड़ गए। मैंने फौरन बैंक कॉल करके पूछा तो पता चला कि मेरे अकाउंट से तमाम रकम निकाली जा चुकी है। मैं हैरान रह गई। मेरे ख्याल से तो अभी तक मेरे अकाउंट में 70 लाख से ज़्यादा मौजूद थे। मैंने फौरन ऑफिस फ़ोन करके सिकंदर से रब्ता किया और उससे पूछा तो उसने लाइलमी का इजहार कर दिया। मैं भागम भाग बैंक में पहुंची। बैंक वालों ने सारा खाता उठाकर मेरे सामने रख दिया। वाकई मेरे कई तारीखों के चेक्स कैश हुए थे, जिनसे कई कई बड़ी रकम निकाली गई थी। मेरे अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपया मौजूद था। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने सिकंदर से इस बात का इजहार किया तो वो उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगा कि तुम मुझ पर शक कर रही हो। मैं शशोपंज में पड़ गई कि आखिर हो क्या गया। यही हाल मेरे दूसरे अकाउंट्स का भी था, वहां भी खाली। मेरा सिकंदर से झगड़ा होने लगा। मैंने सिकंदर से फैक्ट्री के तमाम अमूर की तफसील मांगी तो वह हत्थे से उखड़ गया। फैक्ट्री में भी मेरा तिया पांचा हो चुका था। उसने फैक्ट्री में मुझे खातिर ख्वाह नुकसान पहुंचाया था। मेरे तो जैसे होश उड़ गए। बात जब ज्यादा बड़ी लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे तो उसने खड़े खड़े मुझे तलाक दे दी। मैं जैसे सकते में आ गई। फैक्ट्री को उसने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। शादी होते ही उसने मेरा खून चूसना शुरू कर दिया, मेरी हर चीज उड़ा दी। डिफाल्टर होते ही नौबत कोठी बेचने तक आ गई। हर चीज एक एक करके मेरे हाथों से खिसकने लगी। कोठी बिक गई, गाड़ी बिक गई। फैक्ट्री में कई लोगों के वाजबात अदा कर दिए। रुस्तम खान बेचारे को भी नौकरी से जवाब दे दिया। वो बेचारा रोता रोता चला गया। सिकंदर ने मुझे आसमान से जमीन पर पटक दिया था। मैं उस दिन पर पछताती जिस दिन मैंने सिकंदर से रिश्ता जोड़ा। वो खुद गर्ज लालची इंसान। मैंने सिकंदर पर केस कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। वकीलों पर पैसा पानी की तरह बहाना पड़ा। जो कुछ बचा खुचा था वो भी जाता रहा। मैंने एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया और वहीं रहने लगी। सारी ऐशो इशरत जाती रही।
दौलत और ऐशो इशरत का नशा हवा हो गया। कई महीनों तक अदालतों के चक्कर लगाए मगर कुछ हासिल ना हुआ। गर्ज जो कुछ रकम बची थी वो भी वकीलों की फीसों में चली गई। सिकंदर ने हर काम पक्का किया था, इसलिए हार मेरे नसीब में हुई। भाई से मदद मांगी तो भाई ने भी साफ इनकार कर दिया। नौशीन उसकी तमाम दौलत पर सांप बनकर काबिज हो चुकी थी। उसकी हैसियत अब घर में एक नौकर से ज्यादा नहीं थी। मैं रोती रोती भाई के घर से वापस आ गई। उस छोटे से किराए के मकान में मेरा दम घुटने लगता, मगर अब मुझे यहीं रहना था। मैं इससे ज्यादा किराए का मकान अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मैं कई कई दिन सारी सारी रात आंसू बहाती रहती। मुझे अम्मा, नुज़रत, कमाल और रुस्तम खान याद आते, मगर मैंने उनके साथ क्या सलूक किया। अम्मा की कोई बात सारी जिंदगी नहीं मानी। नुज़रत जैसी अच्छी सहेली को खो दिया, कमाल को ठुकरा दिया। ऐसे में कभी कभी उस छोटे से मकान की तन्हाई में घबराने लगती। कई बार रातों को ऐसा महसूस होता जैसे सैन में रमेश साहूकार चलता फिरता नजर आता हो और मेरी बेबसी पर हंसता हो और कहता हो, देखा मैंने कहा था ना, अगर तुम अपनी औकात, अपनी असलियत भूल जाओगी तो फिर नुकसान उठाओगी। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खत्म हो जाएगा और आज तुमने नुकसान उठा लिया। वाकई वो सच कहता था। मैं नुकसान में रही। वो तो इस दुनिया का था ही नहीं। उसे इस धन दौलत, इस सोने की क्या जरूरत थी। जिसे थी वो मैं थी, जिसने उस दौलत को संभाल कर नहीं रखा, जो गरूर में पड़ गई, अपनी औकात भूल गई। कैसा कुदरत ने मजा चखाया था मुझे। कई साल गुजर गए, मैं सारे केस हार चुकी थी, रोजगार रहा नहीं। सिकंदर ने एक मर्तबा मुझ पर तरस खाकर चंद हजार रुपए मुझे भेजे, जो मैंने लौटा दिए। उसने किसी और अमीर लड़की से शादी कर ली, जो कम उम्र भी थी। भाई ने पलट कर नहीं देखा। मैंने मजबूर होकर दोबारा स्कूल में नौकरी तलाश करनी शुरू कर दी और खुशकिस्मती से मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई। ये एक प्राइवेट स्कूल था, चंद हजार की नौकरी, जो मेरे वजूद को जिंदा रखने के लिए काफी थी। मुझे अब इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं थी। मैं रोज स्कूल जाती, खामोश रहती, गुमसुम अपने काम में मगन रहती। दूसरी टीचर्स मुझसे फ्री होने की कोशिश करती, मगर मैं किसी से खास बात न करती। उन्हीं दिनों हमारे स्कूल में एक फंक्शन था और उसमें कुछ सरकारी और कुछ गैर सरकारी प्रिंसिपल्स इनवाइटेड थी। मैं तकरीब में शामिल थी जब मेरी नज़र उन्हीं में से एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। वो 100% नुज़रत थी। उसने मुझे देखकर पहचान लिया। तुम नाहिद? हाँ नुज़रत मैं। अरे तुम यहाँ? अरे तुम तो बहुत अमीर हो गई थी, अब यहाँ कैसे? मैं फूट फूट कर रो पड़ी। इतना रोई कि तमाम दूसरी औरतें मेरी जानिब देखने लगी। नुज़रत ने मुझे सीने से लगा लिया और तसल्लियां देने लगी। उसने सबको बताया कि ये अपनी वालदा को याद करके रो रही है। उसने मेरा भरम रख लिया था, मगर असल बात वो जानती थी कि मैं क्यों रो रही थी। ये रोना मेरे पछतावे का रोना था। वो काफ़ी देर तक मुझे तसल्लियां देती रही, मुझसे मोहब्बत करती रही। उसने मेरे घर का पता मुझसे लिया और एक दिन मिलने चली आई। मैंने उसे तमाम रुदात सुनाई तो वो बहुत रोई और मुझे हौसला देते हुए मेरे पिछले रवैये को भूल चुकी थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी तो वो बेख्तियार मेरे हाथ थाम कर बोली, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम भटक गई थी, मगर मुझे मालूम नहीं था कि तुम भटकती हुई इतनी दूर तक निकल जाओगी। उसने मुझे बताया कि कमाल की शादी हो गई थी। उसने एक स्कूल टीचर से शादी की थी। वो बहुत अच्छी लड़की निकली। अब कमाल के माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और वो बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है। उसने मुझे बताया कि वो खलूसे दिल से कमाल के लिए मेरा रिश्ता मांगने आई थी, क्योंकि वह कमाल को शुरू से जानती थी। वो बहुत अच्छा, जिम्मेदार और शरीफ लड़का था। मुझे उसको समझने में गलती हुई थी। मैंने उससे कहा, छोड़ो, अब जो बातें गुजर गई उनका क्या फ़ायदा। नुज़रत चली गई और मैं दोबारा अपने इस छोटे से घर में अकेली रह गई। यहाँ रहते हुए अब मुझे कई साल हो गए हैं। अब भी मैं स्कूल में जॉब करती हूँ। अकेले इंसान की कोई ज़िंदगी नहीं होती। अब मुझसे शादी करना तो दूर की बात, कोई मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता, क्योंकि मेरे पास ना ही पैसा है और ना ही हुस्न जवानी। हुस्न जवानी तो पहले ही ढल चुकी है। वाकई अम्मा ठीक कहती थी, औरत की जवानी बहुत थोड़े वक्त की होती है। वक्त बड़ा जालिम है, गुजरते हुए वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता। और जिस पैसे पर मुझे बहुत फख्र था, नाज था, वो भी मेरे हाथ से फिसल गया। इसलिए मेरे पास अब गरूर करने के लिए कुछ नहीं रहा। जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ और लावारसों की तरह इस दुनिया से चली जाऊंगी। मेरी कहानी सुनकर शायद कुछ लोग जो रास्ता भटके हुए हैं उन्हें कुछ अकल आ जाए। इसमें सबक सिर्फ यही है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको दौलत से नवाजा है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप दूसरों को कीड़े मकोड़े समझना शुरू कर दें, क्योंकि ये दौलत अल्लाह की दी हुई है। अगर वो आपको दे सकता है तो आपसे किसी भी वक्त छीन भी सकता है। और जो लोग खुदा से डरते हैं और उसकी मखलूक से प्यार करते हैं, वही दुनिया में इज्जत और फलाह पाते हैं, वरना उनका हशर मेरे जैसा होता है। दुआ गो खैर अंदेश, नाहिद सुल्ताना।